कांग्रेस नेता हरपाल बुढ़ानिया जी से मेरा निवेदन रहिएगा मंच पर आएगा, और साथ ही मैं कहूंगी मंच पर आइएगा हरपाल बुढ़ानिया जी, और खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक, इनसे बातचीत का ये सिलसिला आज आगे बढ़ाने वाले हैं। विजन 2024 में हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं। खबरें अभी तक हमेशा यही प्रयास करता है कि आम जन के मुद्दों की बात हो, आम जन की समस्याओं की बात हो और हम किसी समाधान तक पहुंचे। ओवर टू यू कमल। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। और विजन 2024 की हम बात कर रहे हैं। विजन 2024 के कई कार्यक्रम हमने किए हैं, लेकिन अभी तक के कार्यक्रम में सबसे खास कार्यक्रम टोहाना का ये आज का कार्यक्रम है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हरपाल जी यही है कि हमने शहरों में, मेट्रो सिटीज में भी विजन 2024 के कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज आप सबके बीच, आपके गांव में हम विजन 2024 लेकर आए हैं, वो भी लाइव। हरियाणा और पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। आपके टोहाना विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और क्या कमियां खामियां हैं और क्या विजन हो सकता है नेताओं का, इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश आज हम इस मंच से करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल जी। तालियों से एक बार स्वागत कीजिए इनका। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। बात टोहाना की होगी। सर, टोहाना विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहता है हरियाणा राजनीति में। देवेंद्र बबली यहां से आते हैं, सुभाष बराला, निशान सिंह, आप भी यहां से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात विकास की होती है। जब विजन की बात होती है तो विजन में सबसे ज्यादा जहन में एक ही चीज आती है कि जनता की भलाई के लिए काम होने चाहिए। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब विकास की बात आती है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि विकास हुआ है तो यही हुआ है। टोहाना में पहले वाली स्थिति नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के समय की थी। अब तो टोहाना बदल गया है। टोहाना में कहते हैं गंगा बह रही है विकास की, लेकिन यहां पर विकास की नहरें बह रही हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप, विकास के मुद्दे पर? सबसे पहले तो मैं अभी तक का धन्यवाद करता हूं। और जहां तक विकास की बात है, हल्का टोहाना में सभी देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है वो पंचायत मंत्री होते हुए भी इन्होंने जहां जहां काम करने चाहिए थे कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं किए हैं काम, लेकिन वो प्लानिंग के साथ नहीं किए। जैसे हमारे बिडाईखेड़ा का ही कम्युनिटी सेंटर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हमारे यहाँ पे 100 घर का गांव है, 350 वोट है, और जो हमारी पंचायत की जमीन है उसके ऊपर पूरा ये बना दिया गया है। इसकी हालांकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू ये ही कम्युनिटी सेंटर अगर हम पिरथला में बनाते या डांगरा में बनाते, डांगरा का हमारी पंचायत की भूमि पड़ी हुई थी, वहां पे बनाते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उससे 4-5 गांव जुड़ जाते, चल भी जाता, उसमें शादियां भी हो जाती और भी फंक्शन हो जाते, सब कुछ वो मेन रोड के ऊपर था। और इसकी जो दूसरी बात है कि वहाँ प्लानिंग के साथ बनाया नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर बना तो दिया, इसकी मेंटेनेंस, आज बिजली आती नहीं है, ये हालत है, और जनरेटर लगाओ, इसकी मेंटेनेंस कौन देगा? इसकी उसका क्या फायदा है? या तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी विकास किया जाता है, हम एक सड़क बनाते हैं, उसको ये लेके चलते हैं कि 5 साल तक 10 साल तक चलेगी वो, तो ये कम्युनिटी सेंटर की मेंटेनेंस कहां से आएगी? कम्युनिटी सेंटर को आप विकास मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, कम्युनिटी सेंटर को जहां जरूरत है आबादी के हिसाब से क्यों नहीं है। अब कई गांव है जहां पंचायती जमीन भूमि है, वहां पे तो आपने पहले ही कहा कि विकास हुआ ही नहीं है कुछ भी। नहीं, प्लानिंग के साथ विकास थोड़ा बहुत हुआ है। दूसरी बात, जो गांव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, वो यहां से कितनी दूरी पर है? दूसरा गांव कोई भी हल्के का गांव ले लो, मैं कई गांवों के नाम गिना सकता हूं। आसपास के जो गांव हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलता यहां पर कोई भी कार्यक्रम करे, वो यहां पर आकर शादियां करें, दूसरे खास कार्यक्रम अपने आयोजित करें? नहीं, क्या उनको मनाही है? देवेंद्र बबली से दिक्कत है या इस जगह से और कम्युनिटी सेंटर से दिक्कत है? नहीं, ये ही जो ये चीज थी, कम्युनिटी सेंटर अगर एक तो गांव के एंड में जाके बने, एक मेन रोड के ऊपर बने, क्योंकि डांगरा और बिडाईखेड़ा हमारा जो गांव है वो एक ही है, वहां भी पंचायती जमीन पड़ी थी, वहां क्यों नहीं बनाया गया? तो आप चाहते हैं कि वहां बनाना चाहिए था, हाँ, प्लानिंग नहीं है।
यहाँ गलत बनाया, गलत प्लानिंग के साथ बनाया। गलत प्लानिंग ये के सारे साथ गांव बनाया। के लोग और आसपास के गांव के लोग यही मानते हैं? आप मानते हैं? आप ये- यहाँ पर मानते हैं गलत बनाया गया यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर इस जगह पर? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, डांगरा में भी है, वो कह रहे हैं वहां भी है, और गांव में कम्युनिटी सेंटर है, बहुत गांव है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी सेंटर यहां पर बनाया गया है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस जमीन पर हम बैठे हैं और जिस छत के नीचे बैठे हैं, वो क्या भेदभाव दूसरे गांव से हुआ? फिर यस, ये पूरा भेदभाव हुआ है। ये कहीं न कहीं मंत्री जी का अपना स्वार्थ है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया है, ये कहीं न कहीं अपने यूज के लिए यूज करेगा, अपनी बू आ रही है। हमारे पड़ोस में गांव है, समैन गांव है, जहां 15,000 वोट है, वहां क्यों नहीं बनाया यही गया? तो सवाल है। 15,000 वोट छोड़कर मंत्री जी 300 वोट के लिए यहाँ कम्युनिटी सेंटर क्यों बनाएंगे? ये अपने यूज के लिए, 300 अपनी वोट बू आ रही है। यूज के लिए। Yes. क्या यहाँ पर उनका घर है? क्या उनका घर यहाँ पर है? हाँ, घर यहाँ पे है। इसलिए आप कह रहे हैं। मेरा भी घर यहीं पे है। आपका सामने घर है। हाँ। आपको तो और भी फैसिलिटी है सर। नहीं नहीं, फैसिलिटी की बात नहीं है। फैसिलिटी की बात यह है जी कि आप ठीक है। जो भी ठीक है। विकास कार्य होता है, हाँ। वो क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। प्लानिंग के हिसाब से होता है। कहाँ प्लानिंग है? ये आप बताओ। जिम है, ओपन एयर जिम है, पार्क है, चलो, और दावे करते हैं हर गांव में ऐसे ओपन एयर जिम है, और योगा भी अब सिखाया जाता है। ये इस सरकार ने ऐसा कार्य किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ओपन एयर जो जिम है, जिम तो पहले भी हमारे गांव में था। अच्छी बात है, जिम बनाओ, सभी गांव में बनाओ ना, नहीं, बना हल्के रहे के हैं। सभी वो कह गांव रहे हैं में ओपन बनाओ। एयर जिम अधिकतर गांव में हम बना चुके हैं और भी बना रहे हैं, ये दावा उनका है। देखो, अधिकतर गांव में बनाए होंगे जिम, लेकिन सारे गांव में नहीं बनाए। अगर सारे गांव में बनाए होते तो फिर क्यों होता? और मंत्री जी कहते हैं, जब भी उनसे सवाल करते हैं, कि जो विपक्ष राजनीति करता है, ये जो गली है, नाली है, इससे ऊपर उठकर विकास की बात करें, अब वो बात पुरानी हो चुकी है। अब विजन थोड़ा सा दूर का और थोड़ा पास का करने की जरूरत है। जो दूर का है उसको पास का करने की जरूरत है। अब बात कीजिए उन गांव के लोगों को अब शहर की तर्ज पर सुविधाएं देने की। लाइब्रेरी की बात कीजिए, वो कह रहे हैं हमने लाइब्रेरी गांव तक पहुंचाई है और इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचा दी हैं। अब जो गांव के लोग हैं उनको शहर की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी सुविधाएं हम वहीं पर गांव में देने वाले लोगों को। गांव में जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई गांव में ये सुविधा पहुंचा दी, पहले सबसे पहले गांव की मूलभूत जो सुविधा है वो पानी और बिजली है। आप इंटरनेट दे दो, बिजली आती नहीं, फिर क्या करोगे आप? देखो, जो भी चीज करे प्लानिंग के साथ करे। प्लानिंग नहीं है कोई भी, भाई प्लानिंग कर दी, भाई ये प्लानिंग अगली 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर इंटरनेट की सुविधा दे दो, गांव में बिजली है नहीं, बिजली शहर में भी नहीं है। शहर में भी 6-7 घंटे, 24 घंटे बिजली देने का जो दावा। यस, 24 घंटे बिजली का दावा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 24 घंटे बिजली का, ये तो मतलब जो सरकार है बीजेपी की, जेजेपी की, डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ वादे करती है। आप बताओ कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने? पहला जो इन्होंने बोला था, जो जेजेपी का मैनिफेस्टो में भी था कि 5100 रुपये हम पेंशन कर देंगे, 75% हम नौकरियां देंगे, वो भी प्राइवेट में नौकरियां देंगे हम। लेकिन 75% का कहाँ गया प्राइवेट में नौकरी का? नहीं, वो तो हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट वो तक की तो- लड़ाई लड़ेंगे। वो उनका बयान है। वो तो चलो अपनी तरफ से 75% उन्होंने का कानून तो बनाया। इन्होंने कानून पहले सोच समझ के करना चाहिए थे ना। मैनिफेस्टो में हाई कोर्ट क्या करेगा जब किसी भी स्टेट में ये कानून है ही नहीं। दूसरा, इन्होंने रोजगार के बारे में बोला था, भाई हम रोजगार देंगे, 75% प्राइवेट में देंगे। ये सरकारी रोजगार में भी मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। किसी भी सरकारी नौकरी में अभी पीछे 10 वीडियो लगे थे आपने यहाँ पे, तो उनमें से 8 बार के लिए गए हैं, हरियाणा छोड़ के लिए गए हैं। और दूसरे भी जो लिए गए हैं सारे कम से कम 80% बार के लोग भर्ती करे गए। क्यों हरियाणा में हमारे युवा नहीं है? हरियाणा में जो हमारे आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेशों में धक्के खा रहे हैं, क्या उसके बारे में सरकार कोई स्टेटमेंट नहीं देती? मेरे पास पूरा डाटा है, मैं बता देता हूं। ये एसडीओ की भर्ती हुई थी 2019 में, इसमें से 80 पोस्टें थी, जिसमें से 78 पोस्ट बाहर की लगी। सिर्फ हरियाणा के 2 युवक मिले उनको। 78 पोस्टें बाहर के, जिसमें गुजरात के आगे, यूपी के आगे। ऐसे ही एसडीओ इलेक्ट्रिकल की थी, 2021 में की गई थी। वो कुल पोस्टें 99 थी, बाहर के
77 भर दिए इन्होंने बाहर के। हरियाणा के सिर्फ 22 भरे। असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो 156 की भर्ती की है, ये तो आंकड़ा है, सबको मालूम है। बाहर के 103 भर दिए उसमें, और हरियाणा के सिर्फ 53 आदमी भरे। तो हरियाणा वालों को तो ये सरकार दे ही नहीं रही नौकरी, कहां दे रही है बताओ। रोजगार के मामले में आप कह रहे हैं सरकार फेल है, आपने फेल है जी सरकार, पानी बिल्कुल। और बिजली के मामले की बात करी, अब सड़क की मैं बात करता हूं। ये हाँ जो जी। दावे आप कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, मैं मंत्री जी यहाँ इस मंच पर आएंगे, दर्शकों को बता दें, उनसे भी हम सवाल करेंगे और मैं आपसे आंकड़े ले भी लूंगा और ऑथेंटिक होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जी। ऑथेंटिक आंकड़े होंगे आपके। लेकिन अब सड़क की बात करता हूं। सड़क भी बहुत जरूरी है, वाहन चलते हैं, लोग चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग उसमें भी चलते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दावा यह भी है कि एक आध सड़क को छोड़कर टोहाना में सड़क का हाल तो अच्छा है या फिर बेहाल है? देखो जी, मेन चीज है कि हमारे टोहाना हल्का में कैबिनेट मंत्री है टोहाना हल्का का। क्या ये हल्का बाहर से कोई आदमी आता है, देखता है सड़कों को, तो ये क्या लगता है कि कैबिनेट मंत्री का एरिया है? सबसे पहले टोहाना में 3 एंट्री है। एक पंजाब की तरफ से है जो रोड में सबको पता है, एक नेशनल हाईवे जो पंजाब, नेशनल हाईवे। दूसरा सुर्रेवाड़ा हिसार जाने की कनेक्टिविटी है। तीसरा रतिया रोड है जो फतेहाबाद की तरफ जाता है। तीनों रोडों के ऊपर आज तक सिवाय गड्ढे के कुछ भी नहीं है। पूरा रोड ही गड्ढे में है या कुछ पूरा ही रोड गड्ढे में है कुछ जी। किलोमीटर का एरिया है? नहीं नहीं नहीं, हम उस रोड से आए थे, सड़क से आए थे, बीच में दिक्कत परेशानी थी, लेकिन बाकी सड़क चकाचक थी। नहीं जी। नेशनल हाईवे की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको सुर्रेवाड़े रोड के बारे में बताना चाहता हूं कि ये पंजाब बॉर्डर तक लगता है हमारा रोड। ये पिछले 4 साल से, अब ये लास्ट ईयर है, 4 साल से इसका कोई टेंडर नहीं हुआ, 4 साल से गड्ढों में है। इसके पीछे का कारण भी बताइएगा। इसका पीछे का कारण ये है जी कि इस हर एनएचआई के अंदर, मैं खुद इंजीनियर हूं, एनएचआई के अंदर किलोमीटर के हिसाब से मेंटेनेंस आती है। इस रोड की 5 करोड़ रुपए हर साल मेंटेनेंस आती है। यहां पे 5 करोड़ रुपए तो क्या, 5 लाख रुपए की भी मेंटेनेंस नहीं की इन्होंने। वे 5 करोड़ रुपए 4 साल तक 20 करोड़ रुपए हो गए, वे गए कहां पे? कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। वहां पे तो गड्ढे पड़े हैं, पूरे पूरे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एम्बुलेंस आती है जाती है, वो टाइम पे पहुंच नहीं सकती, इसलिए मरीज भी उसमें काफी डेथ भी हो जाती है। एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड उठा के देखो आप, गड्ढों के कारण कितने एक्सीडेंट हुए हैं इस रोडों के ऊपर, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं जी। और दूसरा जो अब जाके इनका टेंडर हुआ है, टेंडर की भी मैं कहानी बता देता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि उसने टोहाने में कुछ ज्यादा ही लगाओ देखा मेरे हिसाब से, क्योंकि 125 करोड़ का एस्टीमेट दिया गया था सड़क के बनाने के लिए, सुर्रेवाड़े मोड़ से लेके पंजाब बॉर्डर तक। उसका जो अभी टेंडर सबसे हरियाणा में, इंडिया में सबसे लोएस्ट, ज्यादातर टेंडर जाते हैं 25 से 30% बिलो, यहां पे 45% बिलो गया। 125 करोड़ का काम सिर्फ 65 करोड़ में हो गया। टोहाना में क्या यहाँ पे कुछ चीजें सस्ती है जो ठेकेदार बना देगा? उसने देखा है कि भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है, और 65 करोड़ में वो रोड ऐसी वो कैसे बनाएगा? वो ये कहते हैं कि हमने कंपटीशन कर दिया, जो सस्ता एस्टिमेट बना कर देगा, अच्छी क्वालिटी का काम करेगा, उसको हम अब काम देते हैं। अब सिफारिश नहीं चलती हुड्डा सरकार की तरह, अब भाई भतीजावाद नहीं होता इस सरकार में, पारदर्शी तरीके से काम किया जाता है, भ्रष्टाचार नाम की चीज ही नहीं रहेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, ये दावे सरकार के। जीरो टॉलरेंस की बात यह है जी, हुड्डा सरकार ने पिछले 10 साल में राज किया डेवलपमेंट के ऊपर। देखो पिछले 10 साल का राज कोई ये तो है नहीं कि सब लोगों ने देखा है। किसानों के लिए कितने काम किए हुड्डा साहब ने। यहाँ पे 3 थर्मल पावर प्लांट लाए। ये सड़क जो आपकी यहाँ से लेके डब्बा वाली तक हुड्डा साहब के राज में बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज 36 बिरादरी का नेता है, उसका बीजेपी कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। आप कह रहे कि हेल्दी कंपटीशन करा दिया, हेल्दी कंपटीशन का मतलब है 65 करोड़ में रोड बना दोगे आप? गवर्नमेंट कह रही है 125 करोड़ का रोड बनेगा, ये 65 करोड़ में। और हुड्डा साहब के राज में कोई भी ये इस तरह की टेंडरिंग नहीं हुई जो अब हो रही है। इंस्पेक्टरी राज खत्म कर दिया, ये देवेंद्र बबली जी कहते हैं। कौन सा इंस्पेक्टरी राज खत्म कर दिया? अब एक और चीज जो आ गई, नई आ गई, कि ऑनलाइन कर दिया हमने। ठीक है, ऑनलाइन कर दिया आपने। ऑनलाइन में किसी का कार्ड कट जाता है, राशन कार्ड कट जाता है, गरीब आदमी कहां जाए, मजदूरी करे या
इनके दफ्तरों में घूमे। सबसे ज्यादा करप्शन ऑनलाइन के अंदर है। ऑनलाइन का कंट्रोल तो बटन तो उसी ऑफिसर के पास है, जब ही तो उसको दबाएगा जब उसके पास फीस पहुंचेगी। या आप तहसील में ले लो, हॉस्पिटल में ले लो, कौन से डिपार्टमेंट में ले लो, सब जगह रिश्वत चलती है। हर फिक्स है। रजिस्ट्री में ले लो, इंतकाल में ले लो, 10,000 के बिना कोई भी आदमी बात ही नहीं करता। नहीं, आपके पास कोई फैक्ट है किसी ने पैसे मांगे हो इस चीज को लेकर? टोहाना क्षेत्र में लोग आपके पास आते हैं, उन्होंने बताया हो कि पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से काम नहीं होता बल्कि यहाँ भी रिश्वत चलती है। इस तरह के अगर गंभीर आरोप आप इस मंच से लगा रहे तो फैक्ट्स बताइए आप। फैक्ट ये है जी कि आप कोई भी चला जाओ वहां तहसील के अंदर, कोई भी चला जाओ, उससे बात करो मैंने रजिस्ट्री करानी है, ये काम करना है, वो अपने आप बता देंगे। ये सबसे बड़ा सबूत तो यही है। और जिसने रजिस्ट्री कराई है सबने पता है हल्के के अंदर। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं अपनी तरफ से, ये जनता आरोप लगा रही है। गांव के लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करके बता दीजिए ऐसा है करप्शन आपको लगता है? लगता है तो हाथ खड़े कीजिए। कुछ के हाथ खड़े हैं, कुछ के नहीं खड़े हैं। ये 30-70 या 40-60 में मान लो। बाकी यहाँ के जो पीछे लोग हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है, यानी कि हाथ खड़ा नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। तो ऐसा आपको लगता है। लेकिन सरकार फिर ये पोर्टल के जरिए काम करवाने की क्यों बात कहती है? पुराने ढर्रे पर आप कहते हैं चलना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि पोर्टल खत्म कर देंगे सरकार आएगी तो। कांग्रेस पार्टी कह रही है यस, पोर्टल देखो, पोर्टल का यूज कहाँ है? विदेशों में, सबसे ज्यादा विदेशों में। सबसे पहले हमारी प्राइम चीज है एजुकेशन। आप एजुकेशन दीजिए, 80% पढ़े लिखे होने चाहिए, उसके बाद पोर्टल लगाइए। तो विदेश में कई देश ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं और ये भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, विकसित भारत के लिए चला रहे हैं। विकसित भारत सिर्फ ये चला रहे हैं कागजों में। विकसित भारत कहाँ हो रहा है, कहाँ देख रहा है? आज किसान ले लो, मजदूर ले लो, कोई भी ले लो आप। कौन मजदूर का आज ये मनरेगा में कह रहे थे हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन सा मनरेगा को भी कौन सा रोजगार दे दिया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया किसानों को। आज मैं कह रहा हूं हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग याद करते हैं कि उसका 10 साल का राज क्या था और इनका 10 साल का राज। आप कंपैरिजन कर लिए किसी भी फील्ड में, इन्होंने कोई भी यहां तो अधिकार मांगे तो उसके लाठियां लगती है। आप बताओ इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट छोड़ा? रोज तो ये हड़ताल के ऊपर बैठे रहते हैं, कभी डॉक्टर बैठ के, कभी किसान बैठ के, कभी मास्टर जी बैठ के, कभी कोई बैठ गया। आप बताओ, और किस को इन्होंने? लेकिन वो ये कहते हैं कि किसानों की जमीन तो औने पौने दामों में नहीं बेची सरकार ने और रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी। ये आरोप उनके, हालांकि मामला जो कोर्ट में चलता है, ज्यादा टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, गांधी परिवार को लेकर लगाते हैं कि हुड्डा साहब तो उनको जमीन देने के लिए किसानों के साथ वो पूरी तरह से उनको गुमराह किया और उनकी जमीन सस्ते दामों पर ले ली और फिर बेच दी। इस तरह के आरोप सीएलयू सरकार कहते थे पहले। देखो जी, ये आरोप बेबुनियाद है। उस टाइम जमीन के रेट यही थे जब हुड्डा साहब की सरकार थी, और जो जमीन दी गई है, जो जमीन अक्वायर करी गई है, उनको 3-3 बार मुआवजा मिला है। आज गुड़गांव के पास में देख लो, मैं खुद को भी मैंने बात करी है, 3-3 बार मुआवजा मिल रहा है उनको। ऐसा नहीं है। जो ये करप्शन के आरोप है तो इनको सिद्ध करके दिखाओ आप। अगर हुड्डा साहब ने कोई करप्शन कराया है तो हम तो खुद कह रहे हैं कि सिद्ध करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई उनको, अगर वो फाल्टी है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उन पर कार्रवाई करो। अगर आपको लगता है खबर आई फरीदाबाद में प्रियंका गांधी का भी ईडी की चार्जशीट में नाम आ गया। देखो, प्रियंका गांधी का नाम आ गया। ये सरकार के पास सिर्फ ईडी और सीबीआई है। ये अच्छे लोगों को डराती है, दबाती है। कोई भी आप ले लो कि प्रजातंत्र के अंदर जो ईडी का आज पूरा दुरुपयोग हो रहा है और सीबीआई का भी यही हो रहा है। आप बताओ, कई ऐसे नेता मैं बता देता हूं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के या दूसरी पार्टियों को, वो उनको ईडी का छापा मारते हैं, उसके बाद वो बीजेपी में आ जाते हैं। जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, और कांग्रेस में वो साफ सुथरे। सीबीआई को भी कभी तोता कहा जाता था कि ये सरकार का तोता है। जब यूपीए सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार गठबंधन के साथ हुआ करती थी, तब भी तो सीबीआई पर सवाल उठते थे। कोई पहली बार तो नहीं उठे ईडी सीबीआई पर सवाल। देखो जी, पहले सीबीआई को तोता कहा जाता था, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ऐसे लोकतंत्र का नाश नहीं किया भाई। उन्होंने लोकतंत्र का नाश किया। आप ये तो डराने धमकाने की तानाशाही राज है।
तानाशाही में क्या नाम लिया कर आप किसी को भेज दो, क्या करेगा आदमी। मैं दोबारा टोहाना पे आता हूं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर आता हूं। भाई गुंडागर्दी पहले हुआ करता था, अब अखबारों में और न्यूज चैनल पर जब देवेंद्र बबली जी का इंटरव्यू चलता है, बयान चलता है, तो कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है और भय गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने की कोशिश में हम लगातार काम कर रहे हैं। देखो जी, जहां तक गुंडागर्दी है का सवाल है, उस गुंडागर्दी के पीछे दो ही कारण है। एक बेरोजगारी, दूसरा चिट्टा जिसे समैक कहते हैं। दो ही टुहाने के, जो टुहाने के क्या पूरे हरियाणा के हैं, हम वहां पड़े हल्के का ले ले, लास्ट 10 दिन के अंदर यहाँ पे डकैती यहाँ पे पड़ गई, जो आज तक डकैती का कोई रिकॉर्ड नहीं था। शहर में व्यापारी सारे डरे हुए हैं। और आप ये बताओ, टोहाना में 10 दिन के अंदर रात को तो ये आलम हो गया कि कनड़ी गांव में भैंस ही खोल के ले गए, उसमें चढ़ा के, चोरी का आलम ये हो गया। क्या पुलिस गश्त में नहीं रहती रात को? क्या टोहाना के बाहर नाके नहीं लगाए गए? अभी तक कोई नहीं लगाए गए। और टोहाना में जो लॉ एंड ऑर्डर की, जो आपको चोरी की, बदमाशी की सबसे ज्यादा घटनाएं, और पिछले 10 दिन में आपके यहाँ पे 10 घटनाएं हो चुकी है। एक रात में 3 घटनाएं हो जाती है और इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। दूसरा, जो यहाँ स्मैगियों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चिट्टा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो आप जो रिकॉर्ड में ही नहीं आती। अब जो स्मैग के एक गांव में 20 लड़के हो गए, 10 लड़के हो गए, वो अपनी खेती भी नहीं कर पाते क्योंकि वो स्मैगी हो चुके हैं। वो स्मैगी हो चुके तो बिहार से लेबर ला के अपनी खेती करवाते उनके माता पिता, क्या करें। और वो स्मैगियों को लिए तो चाहिए वो तार, वो नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा इसमें किसान को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्मैगियों का अड्डा बन चुका है टोहाना, जो हम कह रहे हैं गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। पिछले 50 साल में इतनी गुंडागर्दी नहीं थी जो अब हो गई है। ये सब दावे मंत्री जी झूठे कर रहे हैं। ये तो आप पब्लिक से भी आप देख सकते हो, जाके टोहाना का रिकॉर्ड देख सकते हो पिछले 10 दिन में क्या चल रहा है। 2014 से पहले टोहाना अलग था। पहले हाल अच्छा था, अब हाल बेहाल हो गया। आप ये कह रहे हैं। पहले और आप में तुलना कैसे कर सकते हैं आप बता दीजिए इस मंच से, पहले क्या थे और आज क्या हालात है। देखो जी, पीछे 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, जब 10 साल तक जो क्रिमिनल थे, कुछ तो छोड़ के चले गए, भाग गए, कुछ इनकाउंटर करवा दिए, और कुछ बचे वो भी अपनी जमानतें रद्द करवा के जेल में चले गए कि हम सुरक्षित हैं जेल में। पीछे 10 साल में जो हुड्डा साहब के राज में थे, छोटी मोटी तो क्राइम मैं कह नहीं सकता, कोई मेजर क्राइम कोई भी नहीं हुआ। दूसरा, कोई भी हड़ताल हुई हो, सड़क पर बैठे हो, किसी को लाठी भी मारी हो प्रशासन ने, इतना बढ़िया राज था। वो राज आज हम याद करते हैं कि इतना अच्छा राज था। और अब ये 10 साल से जो राज चल रहा है, पहले बीजेपी का राज था, अब बीजेपी जेजेपी और जोड़ ली उन्होंने साथ में। इससे मतलब कि वर्स्ट राज कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन विकास के मामले में 9 साल में जब नौकरियों की आपने बात की है, मैं उस मुद्दे पर फिर से आऊंगा। वो कहते हैं कि लाख के करीब हमने रोजगार नौकरियां दे दी है, ये आंकड़ों पर है। लेकिन हुड्डा सरकार ने 10 साल में भी इतनी नौकरियां नहीं दी, इससे बहुत कम दी है। 50-60 हजार के आसपास ही नौकरियां दे पाए वो 10 साल में, जबकि हमने ये 8-9 साल में इससे ज्यादा करके दिखा दी। कहाँ दी नौकरियां जी? हुड्डा साहब के राज में तो 50-60 हजार क्यों, कम से कम 1-1.5 लाख नौकरियां दी है उन्होंने। और जो भी नौकरी दी है वो पक्की नौकरी दी है किसी को, ऐसे नहीं कि वैसे लगा दिया। अब कोई हमारा युवा है, वो पढ़ा लिखा है, PhD कर रखी है, BSc कर रखी है, उसको कौशल रोजगार में पानी पीने के लिए लगा दिया। क्या ये नौकरी है? आप इसको नौकरी मान रहे हो? वो कहते हैं गरीब के बच्चे, पहले पर्ची खर्ची का जो खेल चलता था, अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चलती। वो पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं पारदर्शी तरीके से, क्लर्क लगे हैं बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी। और जो BPL परिवार की आपने बात की, वो जो पोर्टल बनाया गया उसमें जो बेवजह जो इसका फायदा उठाते थे वो अलग कर दिए गए। जो पात्र हैं उनको वो सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो अपात्र हैं उनको उससे हटा दिया जाता है। इसमें दिक्कत क्या है? तो ये उनका हमेशा तर्क रहता है। देखो जी, पर्ची खर्ची की बीजेपी बात करती है, जेजेपी बात करती है, पर्ची खर्ची की ये बात ही करती है, धरातल पे तो नहीं है। धरातल पे मैंने अभी आपको आंकड़े दिखा दिए कि एक SDO की नौकरी
हमारे यहाँ पे क्या पढ़े लिखे युवक नहीं, उनमें से नहीं ले सकते? ये पर्ची खर्ची नहीं है तो क्या है, बाहर के लोग लगा रहे हैं। बाहर के लोग कैसे लग रहे? भाई 100 में से 80% आप आउट ऑफ स्टेट दे रहे हैं। हमारे युवा कहाँ जाएंगे? हमारे जो पढ़े लिखे युवा है, बेटे बेटियां हैं, वे कहाँ जाएंगे? ये पर्ची खर्ची नहीं तो और क्या है? बाहर के युवा कैसे लगा दिए इन्होंने? वो सारे पर्ची खर्ची पे ही तो लगाए हैं, और किस पे लगाए हैं? फैक्ट्स के साथ अगर आरोप लगाए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसको आप चैलेंज कर दीजिए, कोर्ट में जाइए, आप खुद जाइए हरपाल जी, आपको लगता है तो ऐसा? देखो जी, ये चैलेंज किया नहीं जा सकता। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो पेपरों के ऊपर दिखने नजर आ रहा है। ये 100 में से आप 80% के जरिए भी नौकरियां दी जाती है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू भी उनके जरिए भी नौकरियां दी जाती हैं। HKRN कौशल रोजगार की जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग टू नौकरी दी जाए तो अच्छा होता। अब मैंने अभी बताया कि पढ़े लिखे PhD है, MSc कर रखी है, उनको PN लगा रखा है। ये क्या नौकरी है? दूसरी बात, जो नौकरी दी गई है कौशल रोजगार में, ये भी, इसमें भी बड़ा भेदभाव कर रखा है इन्होंने। वह नौकरी कौशल रोजगार में गरीब आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए थी, एक अपना घर चला ले उसके लिए नौकरी मिलनी चाहिए थी। ऐसे लोग लगा रखे हैं कौशल रोजगार में जिनके कुछ जरूरत नहीं है, जिनको यहाँ अलका टुहाना में ले लो के फलाना, यहाँ 3 लीडर है। एक JJP का सरदार निशान सिंह जी है, एक प्रदेश का जो पूर्व अध्यक्ष है सुभाष बराला जी है, तीसरा हमारे कैबिनेट मंत्री है। आप कौशल रोजगार का रिकॉर्ड देखोगे निकाल के, तो उन लोगों को नौकरी दे रखी है जिनको जरूरत नहीं है। और जिनको जरूरत है नौकरियों की, वो तो आज घर बैठे। ये नौकरी गरीब आदमी के लिए दी गई है। 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे सर। कम्युनिटी सेंटर में अंत में शुरुआत जिससे हुई थी फिर आऊंगा, इस कम्युनिटी सेंटर को लेकर दिक्कत आपको क्यों है? और जब ऐसी आम चर्चा होती है, कोई गांव में गोबर भी डालना होता है, परेशानी भी होती है, उसका भी जिक्र आप कुछ कर रहे थे बातचीत में। देखो जी, बात यह है कि ये मेरा अपना गांव भी है, यहाँ इतने बड़े कम्युनिटी सेंटर की जरूरत नहीं थी। अब जहाँ यहाँ पशुपालन भी होता है, यहाँ सभी अमीर लोग भी नहीं है, भाई सभी अमीर लोग हैं, यहाँ गरीब लोग भी हैं, पशुओं को भी पालते हैं, उनका गोबर भी गेरना पड़ता है, वो जगह भी नहीं है। चलो गोबर की जगह तो पंचायत में नहीं होती। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे अगर घर में से सफाई करेंगे हम, वो जो कूड़ा होगा वो कहाँ डालें हम? उसकी जगह भी नहीं छोड़ी। कूड़ा डालने का भी मुद्दा, कूड़ा डालने का भी मुद्दा है। अच्छा। मैं कह रहा कहाँ डाल लें बताओ? नहीं, अब गोबर तो हिमाचल सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वो गोबर खरीदने की गारंटी देती है, उससे भी तो आप पैसा देते हैं। हिमाचल में आपने गारंटी दी है, जो आप रखिए गोबर तो पब्लिक के पास रखिए। अब विकास की बात करें ना, कम्युनिटी सेंटर है तो बढ़िया है सर, आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग भी आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, यही कम्युनिटी सेंटर बहुत बढ़िया बनाया है, सब कुछ बढ़िया कराया। यही कम्युनिटी सेंटर मैं कह रहा हूँ अगर डांगरा में बन जाता, वहाँ पंचायती जमीन भी पड़ी थी, मेन रोड पे बन जाता, ये यूज भी आता। अच्छा। इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी होता, ठीक है, जो भी होता है बियर कर लेता। अब हमारा गांव कहां से मैं करेगा? ये सवाल पूछ लूंगा उनसे, जरूर पूछूंगा। जो ये क्वेश्चन जरूर पूछो, इसकी मेंटेनेंस कहां से करोगे आप? आज बिजली का जो रेट है वो देखो आप, ठीक है, कोई इनकम नहीं है पंचायत की। ठीक है, आपका कोई मुद्दा ऐसा जो आप इस मंच से हमारे जरिए हरियाणा पूरे देश को बताना चाहते हो? सीधी तस्वीरें सीधे आपको सुन पा रहे हैं। और दूसरा इसमें सवाल मैं ऐड करता हूं, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, टोहाना से चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस से? बिल्कुल लड़ेंगे जी, टोहाना से चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव जी। अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल यही था कि हमारे जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं टोहाना के लोगों को? देखो जी, मैं टोहाना के लोगों को संदेश देता हूं जी, मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि जो एक तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट पहन के चलो, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो नहीं है। और दूसरा सचेत रहो, क्योंकि सचेत रहना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टोहाना जो अब शहर है वो मतलब कि मैं कहूँगा जी गुंडागर्दी का या चोरी चकारी का या डकैती का हब बन चुका है। अपने आप को मतलब सेफ रखो, सरकार तो पता नहीं सेफ्टी देगी ना देगी, खुद तो अपनी सेफ्टी करो। और तीसरा संदेश यही है जी कि सभी अपने मिल के भाईचारे से रहो, अच्छा लगेगा सभी को। ये तो डिबेट भी चलती है, बोलना भी चाहिए, और जो सच्चाई है वो बोलनी भी चाहिए। आपस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
हरपाल जी ने एक बड़ी खबर भी हमें खबर तक को दे ही दी है कि आप दावेदारी ठोकते हैं टोहाना से, कांग्रेस की तरफ से। आपका आला कमान भी इस बात को सुन रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां हरपाल जी के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू, जिन्होंने थैंक इस यू। चर्चा में शामिल होकर बेबाकी से अपनी बात रखी। थैंक- बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रखी है और उस विजन की भी चर्चा की है जिसे फिलहाल कांग्रेस लेकर चल रही है। तो हम हमारे इस मंच से सवाल जवाब का और चर्चा का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे अन्य अतिथि भी यहाँ पहुंचेंगे, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो विजन 2024 में जिस तरह से हम आम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, आम जनता से जुड़े विषयों की बात करते हैं, हमारे लिए मंच बेहद खास है और इसी मंच से हम हर बार उन मुद्दों की ज़्यादा चर्चा करते हैं जो चुनावी माहौल में आजकल चर्चा में है। क्योंकि 24 में देखिए लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे। उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां कर रखे हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच खूब दावे हो रखे हैं। कई ऐसे दावे हैं जिनको लेकर कि दोनों पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में आम जनता के विषय, आम जनता के मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज विजन 2024 में अभी हमने हरपाल बुडानिया से इस मंच पर चर्चा की है। कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस के विजन की बात करते नजर आए हैं। साथ ही साथ इनकी तरफ से कई गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी नेता पर लगाए गए हैं। इन आरोपों का भी हम जवाब जरूर लेंगे। हम पूछेंगे कि आखिर आप पर आपके विरोधी इस तरह के आरोप क्यों लगा रखे हैं। और खबरें अभी तक के इस मंच से बातचीत का यह सिलसिला, सवाल जवाब का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। उमेद लोहान इनेलो नेता यहाँ पहुंचेंगे। नरेश बंसल अध्यक्ष हैं टोहाना नगर परिषद के, वो यहाँ पहुंचेंगे। देवेंद्र सिंह बबली पंचायत राज मंत्री, वो भी हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे।